बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ब्लॉक 7 के माइनर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से दो दो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वुंड हीलिंग का टॉपिक एंड बर्न्स का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेमरेज। अब हेमरेज के अंदर भी ना हमने दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको माइंड में रखना है, और उनमें से ही आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। पहली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। कंसील्ड हेमरेज क्या होता है, रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, इसके अलावा सेकेंडरी हेमरेज क्या होता है। इवन हमारे प्रॉफ के अंदर भी हमें रिएक्शनरी हेमरेज और कंसील्ड हेमरेज का एमसीक्यू आया हुआ था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के हेमरेजेस को भी डिस्कस करेंगे, जीआईटी का, पेल्विक रीजन का, पेल्विस का। इसके अलावा फीमर की जो बोन है ब्रेक हो जाती है तो किस कदर हेमरेज होता है। ये सारी दो चार बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एमसीक्यू के पॉइंट में आपको साथ साथ ही मार्क करवाती जाऊंगी, वो आपने देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेमरेज है क्या। वही बेसिक सी चीज़ है, एक्स्ट्रा वेस्टेशन हो जाती है, एस्केप हो जाती है ब्लड की फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम। अब इसमें ना दो बातें याद रखने वाली हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल हेमरेज वो होता है कि आपको कोई कट लग जाता है आपकी स्किन के ऊपर, आपके मसल के ऊपर, तो आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इंटरनल हेमरेज ये होता है कि आपको ब्लीडिंग हो भी रही होती है और बाहर से नजर भी नहीं आ रहा होता। आपके एब्डोमेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपकी pelvic कैविटी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपकी चेस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, कार्डिक टेम्पोनेट की कोई कंडीशन आ रही है। तो इस टाइप के हेमरेज को हम कहते हैं इंटरनल हेमरेज, कंसील्ड विद इन द बॉडी कैविटीज। और ये ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि बाहर से पता भी नहीं चल रहा होता कि अंदर ही अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है। एक क्लासिफिकेशन है वेसल की बेस पे, आर्टेरियल क्या होती है, वेनस क्या होता है, कैपिलरी की बेस पे क्या होता है। और दूसरी होती है सिम्टम्स की बेस पे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, उसको टैकीकार्डिया है, उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसको हाइपोथर्मिया तो नहीं हो रहा, काबुलोपैथी तो नहीं हो रही। वो वाली क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस क्लासिफिकेशन में से आपको एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। पहले ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आर्टेरियल है, वीनस और कैपिलरी की। जस्ट आपने पढ़ना है, इसमें से आप कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। आर्टरी के अंदर क्या होता है कि ब्राइट रेड एंड स्पोर्टिंग पल्सेटाइल टाइप का ब्लीडिंग हो रहा होता है पेशेंट को। वेनस के अंदर क्या होगा, डार्क रेड स्टेडी ऊज होगा। देन कैपिलरी के अंदर रेड स्लो ऊजिंग टाइप का ब्लीड होता है पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, यूजली सेल्फ लिमिटिंग है, कंट्रोल्ड बाय प्रेशर। जस्ट आपने ये एक रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन बाय टाइम ऑफ अकरेंस, प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस क्वेश्चन में से आते हैं। प्राइमरी क्या होता है, एट अ टाइम ऑफ इंजरी, डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, कोई वेसल की इंजरी वगैरह हो गई। रिएक्शनरी कब होती है, विद इन 24 आवर्स या फिर 4 to 6 आवर्स हो जाती है। कोई लाइगेशन उतर गया या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ऑपरेशन के बाद क्लॉट हो गया, डिसलॉजमेंट वगैरह हो गई है, किस केस के अंदर रिएक्शनरी हेमरेज हो पाता है। फिर आगे बात आती है सेकेंडरी हेमरेज की। सेकेंडरी हेमरेज कब होता है, 7 to 14 डे पोस्ट इंजरी। इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपको आएंगे सेकेंडरी हेमरेज में से। अब ये होता क्यों है, बेसिकली ना, जब कोई ट्रोमा वगैरह हुआ हुआ है, स्किन ब्लीच हुई है, कोई इन्फेक्शन का केस बन गया, तो वैसे एरोजन होती है और बहुत ज्यादा ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है वो bleed। अब ये देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाय लोकेशन। लोकेशन की बेस पे किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है, वही जो मैंने आपको पहले बताया, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, कंसील्ड हेमरेज है एंड रिपील्ड हेमरेज है। एक्सटर्नल विजिबल होता है बॉडी की सरफेस से, इंटरनल होता है जो बॉडी कैविटीज में होगा, कंसील्ड क्या होता है, इनटू टिश्यूज, रेट्रोपेरिटोनियम, डिफिकल्ट टू डायग्नोज क्लिनिकली। Then revealed hemorrhage क्या होता है, blood tracks to the surface like retroperitoneal bleed, tracking to the flank, gray tender sign। अच्छा, अब ये वाले साइन है ना, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको आएंगे। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज पे। ये जो टेबल आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसमें से आपको एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ये किस बेस पे टेबल है, ये जो हेमरेज की सिवियरिटी है ना, उसकी बेस पे ये टेबल डिजाइन किया है। जब आपको सिनेरियो आता है ना, तो वो देते हैं कि इतना पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया, इतने परसेंट है, या फिर इतने एमएल है, हार्ट रेट उसका ये है, ब्लड प्रेशर ये है, रेस्पिरेटरी रेट ये है, यूरिन आउटपुट ये है, और सीएनएस के सिम्टम्स आपको बताती हैं। देन आपने बताना होता है कि कौन सी क्लास का हेमरेज है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 या फिर क्लास 4 है। अब इसका एक निमोनिक नीचे दिया हुआ है, क्लासेस आई बेयरली रिमेम्बर एनीथिंग। क्लास 1 लेस देन 15%, क्लास 2 15 to 30,
देन क्लास 3 30 to 40 एंड क्लास 4 के अंदर अबाउट 40% होगा। अब इसको याद कैसे करना है? याद आपने ऐसे करना है कि सिर्फ 3 फिगर्स हैं जो आपने याद करनी, लाइक 15 है, 30, 40, बस ये 3 फिगर। जो पहला होगा 15 से कम है, दूसरा 15, 30, तीसरा 30 to 40 एंड जो फोर्थ वन है ना, फोर्थ वो भी 4 है, ये भी 4 है, वो अबव 40 होगा, जो क्लास 4 का हेमरेज होगा। अब ब्लड लॉस अगर हम देखें क्लास 1 के अंदर लेस देन 750 ml, 750 to 1500 ml, 1500 to 200 ml, 2000 ml, एंड फोर्थ के अंदर ग्रेटर देन 2000 ml हो जाता है। ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो ये वही 15% के बारे में लिखा हुआ है। हार्ट रेट लेस देन 100, 100 to 120, 120 to 140 एंड ग्रेटर देन 140। ब्लड प्रेशर क्लास 1 के अंदर तो नॉर्मल रहता है। अब ये वाली बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है, उन्होंने अक्सर लिखा होता है कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है और बाकी सारी सिम्टम्स वगैरह दी होती है। फिर सेकंड के अंदर क्या है, नॉर्मल भी हो सकता है और पल्स प्रेशर ज़्यादा कम भी हो सकता है उस पेशेंट। थर्ड के अंदर ब्लड पल्स प्रेशर कम होगा और फोर्थ के अंदर भी उसका पल्स प्रेशर कम होता है। रेस्पिरेटरी रेट जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता जाएगा। यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 30 है, 20 to 30, 5 to 15 एंड लेस देन 5 हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यूरिन आउटपुट ml पर और कम होता जाएगा उस पेशेंट का। फिर CNS की सिम्टम्स उन्हें दी होती हैं, एंशियस देन कंफ्यूज्ड एंड लेथार्जिक। अब मोस्टली ये होता है कि उन्हें ना लेथार्जी का वर्ड दिया होता है और कुछ सिम्टम्स यहाँ से ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लेथार्जी का वर्ड नज़र आए किसी भी MCQs के अंदर तो आपने हमेशा क्लास 4 को चूज़ करना होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया होता है, तो बच्चे फिर ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें नज़र आ रहा है कि पल्स प्रेशर उन्हें ठीक से याद नहीं होता या 30 और 40 यूरिन आउटपुट था या फिर रेस्पिरेटरी रेट था, तो अगर वो उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते तो MCQ गलत कर देते हैं। ये वाले आपने ना CNS के सिम्टम्स को अच्छे से याद रखना है कि कंफ्यूज कहाँ पर है और लेथार्जिक कहाँ पर है। इन दो वर्ड्स में बच्चे को ना खुद भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये क्लासेस आपको समझ आ गई। फिर आगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमरेजिक शॉक, ये जस्ट आप एक बार पढ़ लें अपने कॉन्सेप्ट के लिए, इसमें से आपसे पूछेंगे कुछ भी नहीं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है और एक होता है डीकम्पनसेटिव शॉक। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर हो रहा होगा, यानी कि अगर बंदे को हेमरेज क्लास 1 और क्लास 2 टाइप का है ना, तो उसकी बॉडी कंपनसेट कर लेती है, खुद को संभाल लेती है। लेकिन अगर क्लास 3 और क्लास 4 तक बात चले जाए तो वो डीकम्पनसेटेड शॉक हो जाता है पेशेंट को। कंपनसेटेड के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर अब पेशेंट का कम हुआ है तो बायोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, सिंपैथेटिक टोन उसकी बढ़ जाती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, टैकीकार्डिया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स का एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ADH रिलीज होगा, वाटर रिटेंशन होगी, कैपिलरी रीफिल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेती हैं हम। डिकम्पनसेटेड के अंदर क्या होगा कि कंडीशन वर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, सेल की स्वेलिंग है, सेल डेथ होना शुरू हो गया, साइटोकाइन का स्टोन हो गया और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम पेशेंट हो जाता है। मतलब ज्यादा लिथल क्या हुआ, क्लास 3 एंड क्लास 4। फिर आगे बात करते हैं लीथल ट्राइएट्रोमा। अच्छा, अब ये जो लीथल ट्राइएट्रोमा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा MCQ वगैरह पूछे जाएंगे आपसे। लाइक दो चीज़ें दे दी जाती हैं, हाइपोथर्मिया एंड एसिडोसिस। अब बताएं कि थर्ड कंपोनेंट क्या है लीथल ट्राइएट का। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हाइपोथर्मिया हो सकता है उस पेशेंट को, एसिडोसिस HAC हैक से आपने याद रखना है। हाइपोथर्मिया होगा, एसिडोसिस होगा या फिर काबुलोपैथी हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि हाइपोथर्मिया क्या होगा और एसिडोसिस क्या होता है, कोगुलोपैथी क्या हो जाती है। हाइपोथर्मिया की वजह से एंजाइम्स अपना ज़ाहिर फंक्शन वगैरह छोड़ देंगे। एसिडोसिस से क्या होगा कि थ्रोम्बिन की जनरेशन इनहिबिट हो जाएगी, प्लेटल फंक्शन इनहिबिट या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। कोगुलोपैथी से, कोगुलोपैथी दो तरह से होती है, एक होती है कंजम्पशनल, एक होती है डाइल्यूशनल। हाइपोथर्मिया इंड्यूस की वजह से प्लेटलेट्स के प्लग्स वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि खुदा ना खास्ता अगर ब्रेन की किसी स्मॉल वेसल में चले जाएं तो इस्कीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है उस पेशेंट में। देन आगे आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेमरेज। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ हेमरेज में दो तरह की चीज़ें हमने देखी हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जो सिम्टम्स होती हैं ना वो सब्जेक्टिव होती हैं एंड साइंस ऑब्जेक्टिव होती हैं। पेशेंट हमें क्या बताएगा, थर्स्ट, डिजीनेस, सिनकपी, एंजाइटी, नोजिया। साइन हमें क्या नजर आएंगे, अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं उस पेशेंट की, टैकीकार्डिया होगा उस पेशेंट को, ब्लड प्रेशर कम होगा। वैसे वो लेट साइन। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ रहा होता है, इन्होंने बोल भी किया, ये वाला MCQ, टैकीकार्डिया।
टैकीकार्डिया इज द फर्स्ट साइन टू चेंज। सबसे पहले जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना वो टैकीकार्डिया के साथ है। हाइपोटेंशन लेट साइन होता है, फिर नैरो पल्स प्रेशर होगा एंड पुअर कैपिलरी फिल, ये सारी चीजें शुरू हो रही होंगी। अब इतना डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ा दूँ लेकिन दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, आपको इतना समझ भी नहीं आ रहा होगा और इसमें से एमसीक्यूज वगैरह भी नहीं आ रहे। देन पेरिफेरल सिम्टम्स के अंदर, पेरिफेरल साइंस के अंदर क्या होगा, पेलर होगा, उस पेशेंट को कोल्ड होगा, कोलैप्स भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल में एंजाइटी कंफ्यूजन, जीसीएस उसका कम हो रहा होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में ओलिगोयूरिया होगा और नॉर्मल यूरिन आउटपुट भी हो सकता है। अच्छा अब आगे ये वाले साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यूज आते थे। एक है हमारे पास क्यूलन साइन है, ग्रे टनर साइन है, फॉक्स साइन है। देन आगे देता है बैटल साइन क्या होता है, कहर साइन क्या होता है, एंड पेरिटोनिज्म। ये सब एमसीक्यूज आएंगे कि आपने रट लेने हैं। अच्छा सबसे पहला साइन क्या होता है, क्यूलन साइन। क्यूलन साइन क्या होता है, पेरी अम्बिलिकल ब्रूजिंग होना शुरू हो जाती है उस पेशेंट को, रेट्रोपेरिटोनियल, और ये किस केस में हो रहा होता है, रेट्रोपेरिटोनियल इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज के केस में। आगे आता है ग्रे टर्नर साइन, इसमें फ्लैंक की ब्रूजिंग होना शुरू हो जाएगी, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज के अंदर, पैंक्रियाटिक एंड एयोर्टिक हेमरेज के अंदर ये कंडीशन होती है। देन आता है फॉक्स साइन, इंग्वाइनल लिगामेंट की ब्रूजिंग हो जाएगी, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज के अंदर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आगे देखते हैं बैटल साइन क्या होता है, कहर साइन एंड पेरिटोनिज्म। बैटल साइन में स्टॉइड की ब्रूजिंग हो जाती है, बेसल स्कल का फ्रैक्चर हो सकता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की रप्चर हो सकती है, इस केस में हमें बैटल साइन नजर आता है। कहर साइन क्या है, लेफ्ट शोल्डर टिप पे पेन होती है, तो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, लेफ्ट शोल्डर टिप पे पेन होती है, इससे क्लिनिक हेमरेज की वजह से ये कंडीशन होती है। पेरिटोनिज्म क्या होता है, गार्डिंग और रिजिडिटी, ये हीमोपेरिटोनियम के केस में पेशेंट प्रेजेंट करता है पेरिटोनिज्म के साथ। मेन चीजें हमने कर ली हैं, अब आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन यार, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना पेशेंट के लिए इन केस ऑफ कंसील्ड हेमरेज, वो होता है फास्ट स्कैन। फास्ट स्कैन अब क्या होता है, फास्ट स्कैन के अंदर ना फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी एंड ट्रॉमा कि डिटेक्ट कर रहा होता है एब्डोमिनल, पेल्विस और पेरिकार्डियम के अंदर ब्लीड को, या फिर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। उसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है ई फास्ट। ई फास्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड फास्ट होता है, इसमें हम थोरक्स को भी ऐड कर लेते हैं, निमोथोरक्स को चेक करने के लिए या हीमोथोरक्स को चेक करने के लिए। अब कोई पेशेंट आया है हमारे पास, ठीक है, ट्रॉमा के केस में, एक्सीडेंट के केस में, किसी भी चीज में कहीं से गिर गया, तो सबसे ज्यादा इमीडिएट हमने क्या करना होता है, उसका फास्ट स्कैन करवाना है, अल्ट्रा फास्ट अल्ट्रासाउंड करवाना है, ई फास्ट करवा सकते हैं अगर हमें थोरक्स को चेक करना होता है, ईसीजी चेक कर करेंगे उसकी, और पार्शियल प्रेशर हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन का, बीबी की मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। अब ये कर किस केस के अंदर ये होते हैं, अगर तो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो फिर हमने ये नहीं करना, अगर तो वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट होता है ना, उस केस में हम फास्ट स्कैन कर देते हैं। देन आ जाती है कोई लेबोरेटरिकल एग्जामिनेशन, ये आपने इतनी बार पढ़ी है, सीबीसी करवा लेंगे, कोगुलेशन टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड ग्रुप उसका, यूरिया, लैक्टेट, बेस डेफिसिट एंड एबीजी उसकी चेक करवा लेते हैं। देन इमेजिंग के अंदर हमने चेस्ट एक्सरे है, पेल्विस एक्सरे है, सिटी एंजियोग्राफी, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज हम कैसे करेंगे, हमने जब लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना, हम देखा था कि कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आता है ना, हमने हमेशा उसे अप्रोच करना होता है एटीएलएस के थ्रू। एटीएलएस क्या होता है कि ABCD अप्रोच होती है, एक स्टैंडर्ड है बेसिकली इमीडिएट ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को देने के लिए, इमीडिएट केयर देने के लिए। उसमें आप चेक करते हो एयरवे पेशेंट का, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन चेक कर रहे होते हो, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डिफॉर्मिटी एंड एक्सपोजर करते हो उस पेशेंट का। अब इसके ना 3 तरह के सर्वेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्वे, एक होता है सेकेंडरी सर्वे और एक होता है टर्शियरी सर्वे। मोस्टली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे ही देखने को मिलती है, टर्शियरी सर्वे बहुत कम बुक्स टर्शियरी सर्वे लिखती हैं। अब देखते हैं प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या होगा। प्राइमरी सर्वे के अंदर एक होता है एयरवे और स्पाइन, इसको हमने मैनेज करना है, ब्रीदिंग को और सर्कुलेशन। एयरवे के अंदर क्या होगा कि हमने एयरवे सिक्योर करना होता है उसका, और सर्वाइकल स्पाइन भी सीधी करनी होती है। अगर जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसकी स्पाइन डैमेज हो जाए, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और अगर उसका GCS 8 से कम हो तो इंट्यूबेट कर देंगे।
ब्रीदिंग चेक करेंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे या फिर नॉन रीब्रीदर मास्क लगा देंगे। और टेंशन हीमोथोरस के केस के अंदर हमने नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है, और हीमोथोरस के केस में हमने चेस्ट ड्रेनेज कर देना उस पेशेंट का। देन सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल में क्या होगा, हेमरेज सर्कुलेशन का मतलब पता है उसकी, उसके अंदर जो ब्लीड, उसका जो अपना है हार्ट रेट, पल्स रेट, इसको कंट्रोल करना, ब्लड लॉस को रिकवर करना, इसको हम सर्कुलेशन को रिकवर करना कहते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, टॉर्निकेट बांध देंगे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, प्रेशर ड्रेसिंग दे देंगे, वूंड पैकिंग कर देंगे, सर्जिकल कंट्रोल हम कहेंगे। अब ये सर्जिकल कंट्रोल ना हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी चेक करेंगे इसकी। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है इंट्रावेनस एक्सेस एंड फ्लूइड रिससिटेशन। 2 लार्ज बोर आईवी कैनुला हमने पास करनी होती है इस पेशेंट को, ग्रेटर देन 16 गॉज एंटी क्यूबाइटल फोसा के अंदर। ठीक है, इफ आईवी एक्सेस फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, इंट्रा ओशियस एक्सेस लेते हैं, फिर टीबी और ह्यूमरल हेड के थ्रू हम लोग एक्सेस ले रहे होते हैं। फ्लूइड की चॉइस क्या होगी, अच्छा अब ये चीज़ है देखने वाली कि किस केस में हमने कौन सा फ्लूइड देना होता है पेशेंट को। एक होता है पैक्ड आरबीसी, एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। एक होता है प्लेटलेट, एक होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, ट्रांजेमिक एसिड, देन क्रिस्टोलाइट्स। पैक आरबीसी हमें इसके अंदर यूज करना होता है तमाम जितने भी टाइप के हेमरेज होते हैं ना, उसमें हमने पैक सेल वाले यूज करने, ऑल क्लासेस ऑफ हेमरेज, हेमरेजिक शॉक। देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम किस केस में यूज करेंगे, कागुलोपैथी में, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कंटेन्स ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 से कम हो जाए तो हमने प्लेटलेट्स देने उस पेशेंट को। क्रायोप्रेसिपिटेट, अगर फिब्रिनोजन की अमाउंट कम हो गई पेशेंट में तो तब देंगे। टीएक्स से हम देंगे ट्रॉमा से विद इन 3 आवर्स। ये क्या कर रहा होता है, एंटी फिब्रिनोजेनिक होता है, एजेंट होता है जो कि क्लॉटिंग से प्रिवेंट कर रहा होता है पेशेंट को। इनिशियल रिससिटेशन देंगे, क्रिस्टोलाइट दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन। देन आता है प्रीमिसिव हाइपोटेंशन। अब ये एक ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद आता है प्रीमिसिव हाइपोटेंशन। प्रीमिसिव हाइपोटेंशन बेसिकली क्या होता है कि आपने जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है ना वो इस लेवल पे मेंटेन करना होता है जो उसके नॉर्मल स्टेटस से कम होता है। लाइक अगर नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, तो हमने मेंटेन करना होता है पेशेंट का एट 80/90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और मीन आर्टेरियल प्रेशर 50 to 65 के दरमियान हो जाएगा इन पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है एक तो ब्लीडिंग कम होती है, दूसरा ये जब हम एक्सेसिव फ्लूइड रिससिटेशन कर रहे होते हैं ना तो उससे चांसेस होते हैं क्लॉट डिसलॉजमेंट के, हीमोडाइल्यूशन के और हाइपोथर्मिया के। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ कंट्रा इंडिकेट होती है 2 कंडीशंस के अंदर, एक होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप पढ़ लें। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल कब होता है, जब आपको रिक्वायर्ड होते हैं ग्रेटर देन 10 यूनिट्स ऑफ पैक आरबीसी विद इन 24 आवर्स या फिर 4 यूनिट्स इन 1 आवर। अब इसको ना हम एक रेशो के थ्रू पेशेंट को दे रहे होते हैं, 1:1:1। 1 रेशो हमने देना होता है पैक्ड आरबीसी, 1 रेशो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 1 रेशो हमने प्लेटलेट्स देंगे। मॉनिटरिंग भी हमने साथ साथ पेशेंट की करनी होती है, टेम्परेचर चेक करनी होती है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स वगैरह। फिर सेकंड थिंग आ जाती है डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैमेज कंट्रोल सर्जरी। इसकी 3 तरह की फेजेज है, फेज 1, 2 एंड 3। फेज 1 में हम क्या करते हैं कि हमने जस्ट ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है, हेमरेज को स्टॉप करना होता है उस पेशेंट के। देन फेज 2 के अंदर हम उसे आईसीयू के अंदर ले जाएंगे उसको स्टेबलाइज करने के लिए। देन फेज 3 के अंदर हमने क्या करना होता है, डेफिनेटिव रिपेयर। तो क्या बातें हो रही, 3 बातें हो जाती है यहाँ पे। पहले तो हमने जो उसे लेके जाना है ऑपरेशन थिएटर में, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे पास आया, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रही, पहले हम उसे ऑपरेशन रूम में ले जाएंगे, उसको ब्लीडिंग करेक्ट करेंगे, कोई वेसल डैमेज हो उसको करेक्ट करेंगे। फिर हमने उसे ले जाना आईसीयू के अंदर ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, उसका अगर हाइपोथर्मिया हुआ है तो वो करेक्ट हो जाए, काफिलोपैथी करेक्ट हो जाए ऑलमोस्ट 24 to 74 आवर्स तक। फिर उसके बाद हम उसे दोबारा से ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं डेफिनेटिव रिपेयर के लिए, जो भी उसे मसला हुआ है उसको करेक्ट कर देंगे। अब ट्रांसप्लांट के कुछ टारगेट्स भी होते हैं, क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना, प्लेटलेट्स को, पीटी को, फिब्रिनोजेन को, कैल्शियम वगैरह, टेम्परेचर, ईटीसी। फिर आगे जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेमरेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस एक दफा से पढ़ लेना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज होगा, ठीक है। अपर, हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर अपर जी ब्लीड हो सकता है प्रॉक्सिमल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीज। देन हो सकता है कि लोअर जीआई ब्लीड डिस्टल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीज।
हीमोथोरैक्स की कंडीशन हो सकती है, हीमोपेरिटोनियम की कंडीशन और पेल्विक हेमरेज की कंडीशन हो सकती है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ये पीडीएफ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में बल्कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। देन की कैलकुलेशन, हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर्स, नॉर्मल हेमोस्टेसिस क्या होती है, ये सारे फिजियो की बातें लिखी हुई हैं, ये आपके आपके लिए नहीं है। इसमें से आपने यही पढ़ना था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यू ये है कि 20 years old मेल इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए का पेशेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन किया तो हमें क्या मिला कि उसका हार्ट रेट कितना है, 108 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 100/70, रेस्पिरेटरी रेट 24 एंड जीसीएस उसका 14 है, एंशियस है। अब देखिए ये वर्ड्स आप में देखते रहना, एंशियस एंड पेल है, यूरिन आउटपुट से कितना है 22 ml/h। तो ये किस क्लास का एवरेज होगा, क्लास 3 का एवरेज। देन आ जाते हैं 45 years old women undergo elective, ठीक है। तो 12 days पोस्ट ऑपरेटिवली शी डेवलप्स फीवर हो गया है, अपर क्वाड्रेंट पेन है एंड सडन बिगिन ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। अब कोलिसिस्टेक्टमी ना बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पूछा है कि किस टाइप का उस पेशेंट को हेमरेज हुआ है। अब उन्होंने टाइम्स भी बता दी कि 12 दिन के बाद हुआ सर्जरी की। अब मैंने जो टाइप्स पढ़ी थी हेमरेज की, कंसील्ड है, रिएक्शनरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर है, सेकेंडरी हेमरेज के अंदर। सेकेंडरी हेमरेज में देखा था कि 7 to 14 days के बाद हो रहा था और इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। Then nothing, 55 years old man present with sudden onset severe abdominal pain, feeling faint, left shoulder tip के ऊपर पेन हो रहा है उसे, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, बीपी उसका 80/50 है, हार्ट रेट 130, फास्ट उन्होंने करवाया तो उन्होंने कहा है कि फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन। व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। अच्छा, अभी जो पेशेंट मैंने बताया था ना उसको क्या था, कंसील्ड हेमरेज था। कंसील्ड हेमरेज लाइक ये देखिए उन्होंने पास स्कैन करवाया तो फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी पढ़ी थी उसके अंदर 3 फेज में थे। पहला फेज क्या था, ऑपरेशन हम लोग लेके जाते हैं और उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या करेंगे, अर्जेंट लेप्रोटमी करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। The patient is hemodynamically unstable है with evidence of hemoperitoneum fast and sign of disciplinic injury। इसमें क्या आंसर होगा, बीटा आंसर होगा इसके अंदर। The next आ जाते हैं MCQs। A 19 years old soldier sustains a gunshot wound to the right thigh with active arterial hemorrhage हो गया, हार्ट रेट 140, बीपी 70/40, जीसीएस 15 है और पैराडाइमिक्स अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर बट ब्लीडिंग कंटिन्यूस। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, जाहिर सी बात है टॉर्निकेट बांधने की, आईवी एक्सेस तो नहीं देंगे ना, प्रेशर और इमरजेंसी एंजियो एम्बुलाइजेशन ये तो नहीं करेंगे। ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है तो हमने क्या करना है, उसको टॉर्निकेट अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 62 years old man on warfarin for the atrial fibrillation presents with the hematomesis। He is pale है, हार्ट रेट उसका 105, बीपी 105/65 एंड उसको भी शोज ब्लीडिंग ड्यूरिंग द अल्सर, आईएनआर भी उसका 4.2 है। तो सबसे ज्यादा इमीडिएट रिवर्सल एजेंट फॉर दिस हिज कोगुलोपैथी क्या हो सकता है। कोगुलोपैथी के अंदर हमने कौन सा यूज किया था, किस तरह हम पेशेंट को रिससिटेट कर रहे थे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड विटामिन के आईवी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है 30 years old female is involved in high speed motor vehicle accident। She has massive hemorrhage. The trauma team initiated massive transfusion protocol. She received 10 units back RBC, 10 units FFPs, and 10 units of platelets. 30 minutes later, she develops tetany and QT prolongation on ECG. What is the most likely electrolyte abnormality causing this? अच्छा, अब होता क्या है कि इसके अंदर ना एक एजेंट, एंटीकोगुलेंट एजेंट यूज होता है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसे सिट्रेट कहते हैं। सिट्रेट क्या करता है, चिलेट कर देता है कैल्शियम को। तो जब कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है बॉडी में तो क्या टेटनी होगा और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगी इस पेशेंट को। तो क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। अब सेवन क्वेश्चन क्या है कि 70 years old man with नॉन
Abdominal aortic aneurysm presents unconscious with VP 60/40 and pulsatile abdomen mass. Pale है, cool है, and has abdominal bruising around the flank. अभी कौन सा साइन है? ग्रेट एनर साइन. ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रोमा का पेशेंट था रिसीव्स मैसिव ट्रांसफियर्स लिए. लैब्स ने बताया कि इसका पीटी 28 सेकंड, एपीटीटी 90 सेकंड्स हो गए. प्लेटलेट्स 45,000 एंड फिब्रिनोजन 0.8 ग्राम पर लीटर. डी डाइमर्स शो हो रहे हैं और पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड फ्रॉम ऑल आईवी साइट्स एंड वुंड्स एजेस. इसका क्या डायग्नोसिस हुआ? डीआईसी. ठीक हो गया. अब डीआईसी कैसे? ट्रॉमा का पेशेंट, जब हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूजन देते हैं ना, मैसिव ट्रांसफ्यूजन के केस के अंदर पेशेंट को डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है. क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट जा रहा होता है लीथल ट्राइएड के अंदर. लीथल ट्राइएड हमने अभी पढ़ा, हाइपोथर्मिया हो रहा था, उस पेशेंट को कोगुलोपैथी हो जाती है. उस केस की वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है डीआईसी से. अब अगला क्वेश्चन क्या है? 25 years old male with stab wound to the left chest is both with heart at 130, BP 85/60 and muffled heart sounds, raised JVP and absence of breath sounds on the left. Fast shows pericardial fluid. Which combination of finding represent the cardiac tamponade? अब cardiac tamponade का एक proper triad होता है जो कि cardiac tamponade को show कर रहा है, उसे कहते हैं Beck's triad. उसके तीन फीचर्स होते हैं. पहला है hypotension, and second one is raised JVP, और थर्ड होता है muffled heart sounds. तो इसमें Beck's triad आ जाएगा. Then question हमारे पास कौन सा है कि 50 years old man undergo emergency laparotomy for hemoperitoneum intraoperatively. His temperature drops to 33, hypothermia हो गया, एसिडोसिस हो गया और अनकंट्रोल्ड डिफ्यूज ब्लीड कर रहा है. सर्जन ने डिसाइड किया कि पैक कर दें उसके एब्डोमेन को एंड क्लोज कर दें टेम्परेरीली. अब क्या होता है कि जो हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी कर दी, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी. 3 तरह के फेजेस थे. तो सर्जिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैसिव उसे ब्लीडिंग हो रही है, क्या सर्जिकल हो सकती है उसकी स्ट्रेटेजी? वही जो हमने पहले पढ़ा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. तो इसका आंसर क्या होगा? डैमेज कंट्रोल सर्जरी.